हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग करेंगे सीडीपी का क्लास। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। क्या है ये? पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर है। जितना भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो पिछले बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था सारे क्वेश्चन वही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज क्लास क्या है? तो 4th क्लास है। 3 क्लास हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्या है प्रगतिशील शिक्षा में? ये प्रगतिशील शिक्षा में क्या है? ये ए में है लिखने का स्वरूप सामाजिक होता है, और बी में है पाठ्य पुस्तक के सीखने का एकमात्र स्रोत है। तो दोस्तों ये एकमात्र स्रोत है, मतलब ये गलत है। सी में है बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। तो ये भी गलत है। और डी में है पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है। तो जी नहीं, पाठ्यचर्या मानकीकृत नहीं होती है। ये भी गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल्यांकन किस उद्देश्य का जानकारी देता है? ए में है विद्यार्थियों को कक्षा में वह कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, और बी में है विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, और सी में है विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सके, और डी में है विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर फिर से रटना आ गया है, तो ये रटना तो होगा नहीं, और यहाँ पर तुलना भी है तो तुलना भी नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों को कक्षा में वह कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, मतलब बोला जा रहा है कि कक्षा में और कक्षा से बाहर सहायता दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? क्या बोल रहे हैं? प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? ए में है धीमी समझ, तो जी नहीं। जिज्ञासु की कमी, तो ये भी नहीं होगा। सोच में सटीकता की आवश्यकता, और डी में है आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। तो जो प्रतिभाशाली है बच्चों, वो आसान कार्यों को कभी नहीं चुनेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। धीमी समझ ये भी नहीं होगा, और जिज्ञासा की कमी ये भी नहीं होगा। तो क्या बच गया? तो बच गया सी ऑप्शन, सोच में सटीकता की आवश्यकता। क्या हो गया? सोच में सटीकता की आवश्यकता। नेक्स्ट है एक निर्देशित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनके संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने में किस प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है? तो किसको सुगम बना रहा है? ए में है घोषणात्मक ज्ञान, और बी में है प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, और सी में है अधिसंज्ञा, और डी में है रटकर याद रखना। तो ये रटकर याद रखना तो ये कभी भी सही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अधिसंज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा का कौन सा उदाहरण है?
माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, तो ये आंतरिक प्रेरणा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, बाह्य प्रेरणा हो जाएगा। और बी में है एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। क्या बोला जा रहा है इसमें, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, मतलब ये खुद से रुचि ले रहा है पढ़ने में। और सी में है शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, ये भी आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। और डी में है प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन, यानी ये भी बोल रहा है कि प्रतियोगिता जीतने के लिए, तो ये भी क्या है, तो ये बाह्य प्रेरणा है, ये आंतरिक प्रेरणा नहीं है। जो अंदर से, जो अपने समझ से, जो अपने रुचि से करे, वो क्या है, आंतरिक प्रेरणा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, एक गतिविधि के रुचि के कारण अध्ययन। जहाँ पर भी किसी का दंड से कोई कर रहा है, या किसी की लालसा से कर रहा है, या किसी चीज़ को जीतने के लिए कर रहा है, किसी चीज़ को पाने के लिए कर रहा है, तो वो सारी चीज़ क्या हो जाएगा, बाह्य प्रेरणा हो जाएगा, वो आंतरिक प्रेरणा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसीलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। क्या है, पक्के तौर पर निलंबित है। अब इसमें कारण देखिए, कारण में है विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं, सही विकल्प चुने। तो क्या है, यहाँ पर ए भी गलत है और आर भी गलत है, मतलब दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत। कहाँ पर ही है, तो डी ऑप्शन में है, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है। बोल रहे हैं कि अपने अनुभव को बोध और रूपांतरित करती है, तो क्या कहलाती है। तो ए में है अनुकूलन, बी में है समायोजन, और सी में है संरक्षण, और डी में है केंद्रीकरण। तो क्या कहलाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या कहलाएगी, समायोजन, यानी जो स्कीमा है उसमें क्या कर रहा है, और रूपांतरित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कॉल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। एम है आदर्श पारस्परिकता की समझ, और बी में है सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, और सी में है मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। क्या है, ये लचीले उपकरण हैं। और डी में है विवेक के साथ चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं। क्या है, लचीले उपकरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है, किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। एम है यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, और बी में है एकाडमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करके, और सी में है शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को के लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर, और डी में है कक्षा में एक कल संस्कृत को प्रोत्साहित
करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। क्या है? विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। अगर विभिन्नताओं का अर्थ अभाव किया तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु समायोजन रणनीति का सहयोग है? तो कौन सा है? ए है प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, और बी है संललिता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, और सी है पठन वैकल्पिक उत्तम चित्रों के आधार पर दत्तकारी, और डी है वाक्य हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वाक्य हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण के वैकल्पिक धारणाओं, यहाँ पर धारणाओं था, धारणा लिखा गया है, ठीक है, ये वाला टाइपिंग मिस्टेक है। संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्व है? एम है ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे। क्या करे? प्रतिबंधित महसूस करे। और बी में है विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, और सी में है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। क्या कर सके? व्यक्त कर सके। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। और डी में है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए प्रारंभिक बिंदु? एम है असफलता का डर, और बी में है बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, और सी है सफलता के लिए क्या है इनाम, और डी है प्रतिस्पर्धा की भावना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये असफलता का डर, तो ये तो नहीं होगा, फिर इनाम ये भी नहीं होगा, और ये भावना ये भी नहीं होगा। तो बच गया क्या चीज़? तो बच गया बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन बच गया, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति की विकास के प्रक्रिया के बारे में क्या चीज़ सही है? ठीक है, ए है विकास की प्रक्रिया एकादिशीय होती है, और बी है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित, और सी है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, और डी है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सी ऑप्शन, विकास की प्रक्रिया में संस्कृति विविधताएं होती है। क्या होती है? विकास के प्रक्रिया में संस्कृति विविधताएं होती है। जैसे यहाँ पर बोला रहा है कि एक दिशाई होती है, तो एक दिशाई नहीं होती है। यहाँ पर आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, तो सिर्फ आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होती है। वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तो ऐसे भी केवल आ गया और यहाँ पर भी केवल आ गया, तो ये केवल वर्ड तो आगे बढ़ना ही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं, मतलब क्या कर पाते हैं, किसमें? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और ये कितने से कितने वर्ष का बच्चे को है? तो ये 2 से 7 वर्ष की बच्चे। तो आप बताइए क्या कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं? तो ए में है प्रतिलोमिक चिंतन, और बी में है प्रतीकात्मक खेल, और सी में है अनुक्रमिक वर्गीकरण, और डी में है संरक्षण। तो बताइए ये बच्चा क्या कर सकते हैं? तो ये बच्चा सिर्फ अभी खेल सकते हैं। 2 से 7 साल के बच्चे क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? क्या है? माहौल के अनुसार है। एम है निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, और बी में है भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, और सी में है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, और डी में है अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। तो अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन काम करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? दोस्तों ये नहीं होता होगा, इस चीज़ को ध्यान में लेकर चलिएगा। ए है अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, और बी है स्वमूल्यांकन एवं समकक्षीय मूल्यांकन, सी है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित, और डी है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो तो तैयार करना ज़रूरी है, तो ये तो हो जाएगा। और फिर ये स्वमूल्यांकन एवं मनकक्षीय मूल्यांकन ये भी करना है, और अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल ये भी। तो कौन चीज़ नहीं होगा? तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है केवल जहाँ पर दिखाई दे रहा है समझ जाइए वही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव ऑप्शन ही ढूंढना था हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करनी चाहिए? तो कैसे अवसर प्रदान करनी चाहिए? एम है विशिष्ट उपलब्धि वर्ग के सम्मेलन की, बीम है मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, और सीम है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, और डीम है अभी सारी सोच सीखने की। तो यहाँ पर क्या चीज़ बेस्ट ऑप्शन होगा? यहाँ पर सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए बोला जा रहा है। तो सृजनात्मक किससे रिलेटेड है? तो ये सृजनात्मक है मौलिक से, यानी एक क्वेश्चन का कई हल, एक सॉल्यूशन का, एक प्रॉब्लम का कई सॉल्यूशन, यानी ये सृजनात्मक और ये मौलिक से मिल गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। नेक्स्ट है,
अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। क्यों नहीं है, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है पुरस्कार देना उत्तम तरीका नहीं है बोला रहा है, तो क्यों नहीं है? एम है इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है। क्या होती है? पुरस्कार देने से आंतरिक अभिप्रेरणा छीन हो जाता है। और बी में है इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। और सी में है इससे बाह्य अभिप्रेरणा छीन होती है। और डी में है आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों छीन होती है। तो दोस्तों इसमें समझने की बात यह है कि यहाँ पर पुरस्कार की बात बोला जा रहा है, तो पुरस्कार जो है ना, अगर देंगे बच्चों को तो उसको डेली आदत पड़ जाएंगे कि मुझे पुरस्कार मिलेगा तभी वो काम मुझे करना है, इसीलिए पुरस्कार नहीं देना है। अगर पुरस्कार देंगे तो आंतरिक जो है वो अभिप्रेरणा क्या हो जाएगा? छीन हो जाएगा। क्या होगा? आंतरिक प्रेरणा छीन हो जाएगा। इसीलिए अच्छा नहीं माना जाए, उत्तम तरीका नहीं है पुरस्कार देना। और इससे तो बाह्य अभिप्रेरणा तो उसका बढ़ जाएगा, इसलिए उसको पुरस्कार पाना है और पुरस्कार पाने के लिए वो करे रहा है, लेकिन अंदर से उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? बोल रहे हैं कि कक्षा में शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। एम है हाँ, बच्चों को त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। तो दोस्तों बच्चों को तुरंत अगर त्रुटि कर रहे हैं उसे अगर तुरंत संशोधन करेंगे तो वो बच्चों क्या हो जाएगा? अगर आगे पढ़ना होगा तो वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि फिर पढ़ेंगे तो ये फिर से गलती हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं पढ़ पाएगा। और बी में है नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। और सी में है गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं उन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। कमी को दर्शाते हैं, अगर बच्चा गलत नहीं करेंगे तो उसको सीखेंगे भी तो कैसे? उसको सीखना भी तो है, तो गलत करेंगे तभी तो वो सीख पाएंगे। और डी में है बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसीलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। हाँ, वो सही सीखने के लिए आते हैं लेकिन उसको तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या हो जा रहा है? तो इसका में बेस्ट ऑप्शन हो जा रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और क्या करना चाहिए? बिना गलत होने की भय, मतलब उसको नहीं लगेगा कि मैं गलत किए हैं, और बिना गलत किए उसको क्या करना है? उसको सुधार करना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की ज्ञान होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? चलिए देखते हैं क्यों ज़रूरी है। एम है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। और बी है परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। और सी है यह बच्चों के अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और डी में है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करती है। मान लिया जाए अगर मनोविज्ञान के बारे में अगर टीचर को पता नहीं है तो बच्चों को समझने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।